हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 8 अगस्त की करंट अफेयर्स में देख लेते हैं कि 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के किन राज्यों में 2 नए मयूर अभ्यारण्यों के निर्माण की घोषणा की है। आपको पता है हाल ही में ये घोषणा हुई है जिसमें 2 नए मयूर अभ्यारण्य बनाए जाएंगे, ठीक है, पिकॉक सेंचुरीज। तो आइए ऑप्शन देखें। ए उत्तराखंड और यूपी, बी गोवा और महाराष्ट्र, सी कर्नाटका और केरल, या डी असम और मिजोरम। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है सी, कर्नाटका और केरल राज्य में ये दोनों अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। इसके साथ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट को देखें तो उसमें याद रखिए, ये पहले आप कर्नाटका और केरल का एक बारी मैप देख लीजिए। ये अपना कर्नाटका है जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, और केरल है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और ये इस पार्ट को पूरा कहते हैं हमारे क्या, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और साथ में यानी कि के एम सी, अब ये क्या है, तो कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का देखते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2 नए मोर अभ्यारण्यों के निर्माण की घोषणा की। कर्नाटक में आंधी चुननगिरी और केरल में चूलानू आर। ये ध्यान रखना है दोनों, ठीक है। थोड़े नाम आड़े टेढ़े हैं बट हाँ, याद तो करने पड़ेंगे। तो इससे हमारा देखो 2 प्रश्न तैयार हो गए। पहला, वन पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, ठीक है। दूसरा कि आदि चुंचनगिरी और चूलानू आर केरल में। कभी बारी मैच करने को आता है तो ध्यान रखें, कहीं कर्नाटक, देखिए कर्नाटक बड़ा है ना नाम, तो आंधी चुनगिरी बड़ा नाम है, तो इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। केला ना, केला, केला चालू चूल्हा, तो याद रहेगा आपको थोड़ा इससे। मोर संरक्षण में भारतीय नीले मोर और हरे मोर दोनों की रक्षा करना शामिल है। इन पक्षियों को निवास स्थान के नुकसान और शिकार के खतरों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए प्रयासों में उनके आवास और अवैध शिकार को रोकना शामिल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वैधानिक निकाय ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। ए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, सी नीति आयोग, या डी मिति। इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी हाल ही में इसका अनावरण कहां किया है, दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए, अच्छा, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध जैसे क्या क्या होते हैं। एक तो होता है देखो उनका पीछा करना, लोग सोशल मीडिया साइट से उनको पीछा करते हैं, ठीक है। दूसरा जिसे कहते हैं स्टाकिंग इंग्लिश में। और दूसरा क्या होता है कि भद्दे गंदे कमेंट करना। तीसरा क्या है कि कहीं ना कहीं इनसे यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस भी होता है, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड। जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड्स में क्या होता है, उनके पैसे गायब कर देते हैं। तो इन सबको कहीं ना कहीं एक डिजिटल शक्ति केंद्र से इनको रोकने के प्रयास कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जागरूकता बढ़ाना, पहली चीज तो औरतों में। दूसरा, इनकी शिकायतों को संबोधित करने के लिए तकनीक की सहायता लेना और उसको प्रदान करना। अच्छा, डिजिटल शक्ति अभियान कब शुरू हुआ था, 2018 में, लेकिन महिलाओं के लिए कब आया है अभी, 2024 में, कि साइबर अपराध को रोकने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में ये डिफरेंस है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा, जो अभी रिटायर हुई हैं अपनी पद से। कब हुई हैं, रिटायर हुई है 7 अगस्त को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 7 अगस्त को ये अपने पद से रिटायर हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन 1992 में हुआ था। कई बार प्रश्न आ जाता है कि गठन कब हुआ था, अच्छा किस प्रकार का निकाय है, तो ध्यान रखिए वैधानिक है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं स्टेचुरी बॉडी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5वीं आसियान भारत व्यापार समझौते संयुक्त समिति की बैठक कहां आयोजित की गई। ए इंडिया, बी सिंगापुर, सी इंडोनेशिया, या डी वियतनाम। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है सी, इंडोनेशिया में हाल ही में यह समिट आयोजन किया गया है, ठीक है। इसके साथ आपको यह ध्यान देना है कि इस बैठक का लक्ष्य क्या है, आसियान देशों और भारत के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना, जिसमें आसियान भारत ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जिसे बोलते हैं आईटिगा, के महत्व पर जोर देना है। अच्छा, आईटिगा कब गठन में आया था, 2009 में से स्थापित किया गया था। वहीं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जिसे आसियान कहते हैं, कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति, सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1967 में मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर
किस सरकारों द्वारा गठित किया गया था? तो ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि इसके जो शुरू में इसको जब गठित हुई थी तो कितने मेंबर्स ने इसको फाउंडिंग मेंबर्स है, तो ध्यान रखिए, एक मलेशिया, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा आपका थाईलैंड और पांचवा सिंगापुर। तो 5 देशों ने, ठीक है। अब मौजूदा इसमें कितने देश हैं? मौजूदा इसमें 10 देश हैं। कितने हैं? 10 कंट्रीज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 कंट्रीज हैं प्रेजेंटली। अच्छा, अगर मैं कहूं इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। आइए मैप के माध्यम से एक बार इसको देख लेते हैं। अगर हम इस मैप पे गौर फरमाएं तो आप देखेंगे कि ये सारे जो कंट्रीज हैं आसियान के, जैसे लाओस, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा म्यांमार, यहाँ थाईलैंड हो गया आपका, ये आपका मलेशिया प्रांत हो गया, यहाँ पर आपका आता है कौन सा, स्टेट ऑफ मलक्का, है ना, याद है आपको स्टेट ऑफ मलक्का, ये आपका साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, है ना। साथ में कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनी, इंडोनेशिया, ठीक है, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, जकार्ता में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में कोयला से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस एसएनजी संयंत्र स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। ए वेस्ट बंगाल, बी असम, सी जम्मू या डी कश्मीर? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये लगाया जाएगा। इसके साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो संयंत्र पश्चिम बंगाल के रानीगंज स्थापित किया जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में, तो रानीगंज डिस्ट्रिक्ट। संयंत्र सालाना 1.9 मिलियन टन कोयले का उपयोग करके 80,000 NM3 प्रति घंटे से एसएनजी का उत्पादन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि कितना उत्पादन करेगा, कितना मिलियन, 1.9 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करके 80,000 NM3 प्रति घंटे की एसएनजी का उत्पादन करेगा। यह परियोजना राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोयला गैसीकरण मिशन कब आया था, ठीक है, ये कब आया था, का समर्थन करती है और प्राकृतिक गैस आयात पर निर्यात, जिसे कहते हैं निर्भरता को कम करेगी। देखिए हमारा जो खास करना फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी है वो इंपोर्ट्स पे है, कि कौन सी देश से हम कितना इंपोर्ट करें, आपको ये पता ही होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है वेस्ट बंगाल की, ये बात आते हैं इस पे, तो ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल अभी यहाँ के बदले हैं तो सीवी आनंद बोस हैं, ठीक है, जिनके ऊपर भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी लगा था, आपको याद होगा। तो आपको पता है इनको इम्यूनिटी होती है ना गवर्नर्स को, उसकी वजह से इनको अरेस्ट नहीं किया जा सका। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बांग्लादेश शेयर करती है, किससे करती है, सॉरी वेस्ट बंगाल, तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, 3 देशों से, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल, आपको पता ही होगा, ठीक है, कितने देशों से, ये देखिए बांग्लादेश, ये आपका भूटान और ये आपका नेपाल। और किन राज्यों से अगर करती है, तो राज्य देखिए एक सिक्किम हो गया, एक बिहार हो गया, एक झारखंड हो गया, एक उड़ीसा हो गया, ठीक है। यहां पर आपका सुंदरबन डेल्टा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। आइए ऑप्शन देखते हैं, ए 150%, बी 165%, सी 200% या डी 100%। इसका सही उत्तर है बी, 165% की वृद्धि हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जो हमारी सरकारों द्वारा अभी हाल में हासिल किया गया है। आइए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा, अच्छा अक्षय ऊर्जा इंग्लिश वालों को ज्यादा आसान हो जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है? वह एनर्जी है जो क्या होती है, बार बार अपने आप रिन्यू होती रहती है, ठीक है, जो कभी ना खत्म होने वाली। इसमें कौन सी होती है? विंड एनर्जी है आपकी, ठीक है, आपकी सोलर एनर्जी है, ये सब एनर्जी होती है, कौन सी होती है? ये अक्षय ऊर्जा कहती है। तो 2014 में इसकी क्षमता थी 76.38 गीगावाट, जो अब 165 से बढ़कर हो गई है 2024 में 203.1 गीगावाट, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। यह प्रश्न भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट। सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट से बढ़कर 85.47 गीगावाट हो गई और पवन ऊर्जा क्षमता 46.66 गीगावाट तक पहुंच गई है। यह आपको ध्यान रखना, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसमें हुई है तो सौर ऊर्जा में, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट को डाला गया था। अक्षय ऊर्जा के लिए बजट आवंटन लगभग दोगुना हो गया है। अभी बजट पास हुआ था ना 2024-25 का, तो उसमें अक्षय ऊर्जा के लिए ना
ये बजट दुगना हो गया है जो पहले था, जिसमें 2030 तक कितना लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, तो गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करना है। क्या? बिजली। बिजली मतलब किसी भी रूप में ऊर्जा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा को। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता है बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ था। ठीक है, तख्ता पलट में क्या जिसे बोलते हैं मिलिट्री कू। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिलिट्री कू। तो इस तख्ता पलट में क्या हुआ, मिलिट्री द्वारा, वहां की आर्मी द्वारा वहां की सरकार की सत्ता हथिया ली गई, और जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, वो देश छोड़कर रिजाइन देके देश छोड़ के भाग के भारत में शरण ले ली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हुआ, थोड़ी स्टोरी पता रहेगी ना बैकग्राउंड, तो आपको इसका आंसर करने में आसानी होगी। तो आपको देखो, एक तो एलिमिनेट हो गया शेख हसीना, अब रह गया तीन। खालिदा जिया यहाँ की पहले पीएम थी और ये जेल में थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब बचा कौन? सी मोहम्मद यूनिस, यही इसका उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अभी मोहम्मद यूनिस को हाल ही में अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है, और 2005 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोबेल प्राइज विनर हैं ये, और हाँ, इन्होंने अच्छा काम किया है पूरे देश के लिए। आइए साथ में अभी हाल ही फिलहाल में जो भी राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर की नियुक्तियां हुई हैं उन सबको हम देख लेते हैं। जैसे कि ध्यान रखिए, ईरान के राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेज़ेश्कियान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के पीएम हैं शहबाज शरीफ, कजाकिस्तान के पीएम बने हैं उल्लास बेक्टिनोव, यमन के पीएम बने हैं अहमद अवद बीन। अच्छा, ईरान के ना जब हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था ना, याद करिए जब रईसी का निधन हुआ था, तो वहां के राष्ट्रपति बनाए गए थे मोहम्मद मुकबर, इंटरिम प्रेसिडेंट। ये भी पूछा जा सकता है कौन बनाए गए थे, इसलिए मैंने रखा है। फिलिस्तीन के नए पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफा, ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाइन चिंग ते, सिंगापुर के पीएम बने हैं लॉरेंस वोंग, इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियंतो। अगला देखिए तो नए प्रधानमंत्री जो यूनाइटेड किंगडम के बने हैं सर कीर स्टारर, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड के पीएम बने हैं बेनर्जी बेनेडिक्सन, फ्रांस के सबसे युवा और सबसे पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल अट्टल, फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब, पुर्तगाल के पीएम बने हैं लुई मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस, हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तमास सुलियाक, स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने सुराज्य फ्रेमवर्क कार्यक्रम शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। ए मिटी, बी एमएचए, सी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, या डी नीति आयोग। देखिए, एमएचए का है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिटी का तो आपको पता ही होगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है सी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और शासन पर केंद्रित है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, छत्तीसगढ़ और केरल स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल है, ये ध्यान रखना है। गुजरात उच्च जेईडी प्रमाण पत्रों के साथ समृद्धि में सबसे ऊपर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिएगा। यह पहल गुणवत्ता और नवाचार में राज्य की उपलब्धियों के लिए तैयार किया गया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 1996 में गठित की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यह स्थापित किया गया था, एक स्वायत्त निकाय है। ध्यान रखिएगा, क्या है? स्वायत्त। प्रश्न आ जाता है कैसी बॉडी है? ऑटोनॉमस बॉडी। अगला प्रश्न देखें तो है, किस देश में भारत ने अपना पहला जीआई टैग अंजीर रस निर्यात किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आते हैं। देखिए, ए पोलैंड, बी हांगकांग, सी सिंगापुर, या डी नॉर्वे। इसका सही उत्तर है ए पोलैंड। लेकिन ध्यान रखिए, हांगकांग में देखिए क्यों इसका आंसर पोलैंड है। कुछ लोग हांगकांग आंसर लगाएंगे, लेकिन नहीं, यहां बात हो रही फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस, लेकिन फिग जो फ्रूट था ना वो पहले हांगकांग भेजे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। जो फ्रूट था वो कहां भेजे गए थे? फ्रूट्स को हांगकांग, लेकिन जूस कहां भेजा गया है जीआई का? पोलैंड, ये आपको ध्यान रखना। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भारत ने पोलैंड को अपना पहला जीआई टैग अंजीर का रस निर्यात करके एक सफलता हासिल की है। यह वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की क्षमता को प्रदर्शित करता है कहीं ना कहीं। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DIPIT द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। प्रश्न आ चुका है कि कौन देता है? ध्यान रखिएगा, एक बार किसी सामान को जीआई टैग दे दिया जाता है ना,
तो उसकी वैधता सिर्फ 10 साल की होती है। इसके बाद उसे फिर से रिव्यू किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला उत्पाद जिसे भौगोलिक संकेत लेबल दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जीआई टैग हैं 57, उसके बाद उत्तर प्रदेश 53, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के लिए मैत्री अनुसंधान और सांस्कृतिक भागीदारी अनुदान शुरू किया है? ए यूएसए, बी कनाडा, सी रशिया या डी ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया। ये गांठ मार लीजिए, ठीक है, दिमाग के उस साह पट्टी पे लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जुड़ी अगर पॉइंट्स को देखें तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मैत्री अनुसंधान और सांस्कृतिक भागीदारी अनुदान का अनावरण किया है। ऑस्ट्रेलियाई भारत सहयोग को बढ़ावा देने के इसके उद्देश्य के दिए जाने वाले इन अनुदानों में टिकाऊ विनिर्माण, ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान और कलात्मक परियोजनाएं शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, पीएम कौन है ऑस्ट्रेलिया के? तो एंथनी अल्बनीज, ये आपको ध्यान रखना है। आइए एक बारी ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आ जाता है कई बारी। जैसे लेक आयरी पूछ लिया था किस कॉन्टिनेंट में है, इसे ओशिनिया भी कहते हैं। 7वां सबसे बड़ा देश भी है ये, 7वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी, ठीक है। वही ग्रेट बैरियर रीफ, रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ सुना है? कोरल रीफ, सबसे बड़ा कोरल रीफ यहीं पर है, ठीक है। इसे कोरल सी भी कहते हैं, यहीं के आसपास है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कैपिटल है कैनबेरा। बहुत ही जिसे कहते हैं डेवलप्ड तरीके से बनाया गया है, बसाया गया है इसे, ठीक है। कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कई बार प्रश्न आ चुका है। और एक बहुत ही प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, वो ये कि कार्टियर आइलैंड कहां पर है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कार्टियर आइलैंड पूछा जाता है। तिमूर सी पूछ लिया जाता है कहां पर है, ये प्रश्न आते हैं। टोरस स्ट्रेट पूछ लिया जाता है किसके किसके बीच में, तो पापुआ गुनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकास लखेरा, दलजीत सिंह चौधरी, सुमन कुमारी या इंद्रमणि पांडे? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, विकास लखेरा को अभी हाल ही में इस पर नियुक्त किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर क्या जगह लेंगे? विकास लखेरा, ये आपको ध्यान रखना। दलजीत सिंह चौधरी अभी एसएसबी के डायरेक्टर चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है। क्या है? पहली महिला स्नाइपर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही इंद्रमणि पांडे की बात करें तो ये बिम्सटेक के सेक्रेटरी जनरल बनाए हैं। किसके? बिम्सटेक के सेक्रेटरी जनरल, ये आपको ध्यान रखना। इसी के साथ ये संस्करण पूरा हुआ। आइए कल के हम प्रश्न जो हमने 7 अगस्त को पढ़ा था उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कल, किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है? तो गोवा राज्य ने, ध्यान रखिएगा। कौन सा राज्य हाल ही में एमएसपी पर किसानों से सभी फसलों को खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा सिर्फ हरियाणा कर सकता है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं में दम है, बाकी पानी कम है। हाल ही में खबरों में एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? प्रश्न आते हैं ऐसे। तो एयर टू एयर मिसाइल किसने डेवलप किया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला कामाज 5394 क्या है? तो एक व्हीकल है जो अभी किसको दिया गया है? आईटीबीपी को, ठीक है, किसको दिया गया है? आईटीबीपी को, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में टाटा समूह ने भारत के किस राज्य में 2700 करोड़ की सेमीकंडक्टर सुविधा का अनावरण किया है? आसाम राज्य में, ठीक है, आसाम। यहाँ की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। कौन सा देश बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो भारत, ये ध्यान रखिएगा। किस संस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? हिंदू कॉलेज, पहला है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं भेल द्वारा भारत का पहला मेथनॉल आधारित गैस टरबाइन प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तो केरल राज्य में, ठीक है। बीएसएस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिए, दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में खबरों में देखा गया ग्लिब्लियोब्लास्टोमा क्या है? एक तरह का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैंसर है, ये आपको ध्यान रखना। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने पूरा संस्करण देखा। कल फिर मिलेंगे 9 अगस्त को, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।